सुशांत केस में 4 गवाही और इस सब के बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर है कि सुशांत के परिवार के मुताबिक सुशांत ने खुदकुशी नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई। एक बार फिर से दोहराते हुए परिवार की तरफ से यह कहा गया है कि खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या थी। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने यह दावा किया कि 14 जून को जिस तरह की परिस्थितियां थी उसके बाद यही लगता है कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है और सीबीआई इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें, लगातार परिवार यह कहता रहा है कि सुशांत सिंह की जो मौत है वो स्वाभाविक नहीं हुई है बल्कि इसके पीछे किसी का हाथ है, ये प्लान मर्डर है। ये बात लगातार परिवार की तरफ से कही जा रही है और यही वजह कि मुंबई पुलिस से केस लेकर सीबीआई को सौंपे जाने की मांग परिवार करता रहा है और परिवार की इसी मांग पर सीबीआई इस पूरे मामले को अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इस सबके बीच सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने एक बार फिर यह कहा है कि जिस तरीके की परिस्थितियां 14 जून को थी उसे साफ हो जाता है एक बार फिर से कि यह मर्डर ही था। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। तो ये सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह एक बार फिर से बोल रहे थे कि ये दरअसल पूरा मर्डर है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां उस दिन 14 जून को देखने को मिली थी जब सुशांत सिंह राजपूत का शव बरामद हुआ था उनके कमरे से, उन परिस्थितियों को अगर देखें तो ये साफ तौर पर लगता है कि ये मर्डर है। इसके अलावा जब चाबी को लेकर भी उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लैंडलॉर्ड के पास अगर चाबी नहीं है, क्योंकि चाबी अभी तक गायब है, वो ये संकेत देता है, ये मसला ये संकेत भी देता है कि कोई ऐसा था जिसकी एक्सेस सुशांत सिंह राजपूत के कमरे तक थी और इसीलिए वो चाबी अभी तक बरामद नहीं हुई है। आपको याद होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत का शव बरामद हुआ था उस वक्त जो कमरा था उनका वो लॉक था और उसे तोड़ने के लिए चाबी वाले को बुलाया गया था। अरुण हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, डीआरडीओ दफ्तर जहां सीबीआई का अस्थायी दफ्तर है और वहां सीबीआई लगातार उन तमाम संदिग्धों से पूछताछ करे जो इस मामले से जुड़े हो सकते हैं या जिन पर शक है। अरुण, अब जो बात निकलकर सामने आ रही है, अभी विकास सिंह ने ये साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके की परिस्थितियां थी उससे ऐसा अब एक बार फिर से वो क्लियर तौर पर ये कह रहे हैं कि ये पूरा मर्डर ही था। साथ ही उन्होंने चाबी का भी जिक्र किया जब उनसे पूछा गया कि वो चाबी जो रूम की थी वो अभी तक बरामद नहीं हुई है। वो ये कहते नजर आए कि इससे ये पता चलता है कि कोई था जिसकी एक्सेस थी सुशांत सिंह राजपूत के कमरे तक। देखिए, इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी की जो भूमिका है वो रहस्यमयी भी है और घेरे में भी सवालों की आती है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी 24/7 सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहता था। तो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की चाबी कहाँ है? क्या उसके पास नहीं थी? उसने चाबी वाले को बुलाने में देर क्यों की? उसने पुलिस को इन्फॉर्म करने में देर क्यों किया? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ने ये कहा कि रहस्य तब गहरा हो गया क्योंकि उन्होंने न किसी को सूचना दी न ही उसकी अर्जेंसी समझी। उन्होंने आराम से इंटरनेट पर सर्च किया, फिर चाबी वाले को फ़ोन किया, चाबी वाले को बुलवा के दरवाज़ा तोड़ा। पुलिस के आने से पहले ही, सुशांत के जीजा का ये कहना है कि पुलिस के आने से पहले ही शव उन्होंने नीचे उतार दिया। ये सारे फोरेंसिक एविडेंस जो होते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं, वो पुलिस को और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को ही इकट्ठा करने होते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में सिद्धार्थ पिठानी ने बिना ये सोचे समझे कि सारे एविडेंस नष्ट हो रहे हैं, सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को खतरा है उसके इस कृत्य से, ये क्यों किया? यही सवाल लगातार सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी से पूछ रही है और हर दिन यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी आता है, 9 घंटे 10 घंटे उससे पूछताछ होती है। जाहिर सी बात है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, कुछ तो है जो संदेह के घेरे में है और उसी को क्रैक करने की सीबीआई कोशिश कर रही है। लगातार ये जो गेस्ट हाउस है डीआरडीओ का, हम लोग रोज यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, 10-10 घंटे तक सिद्धार्थ पिठानी को ग्रिल किया जाता है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण गवाह इस केस का सिद्धार्थ पिठानी ही है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण गवाह है सिद्धार्थ पिठानी और यही वजह है कि लगातार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो रही है अरुण। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी कि आखिर फिर वो चाबी है किसके पास, क्योंकि अभी तक वो चाबी बरामद नहीं हुई है। और विकास सिंह जो कि सुशांत के पिता के वकील हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस बात का संकेत साफ साफ मिलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के रूम तक अब किसी और की भी एक्सेस थी और इसलिए ये मामला और भी ज्यादा गंभीर और संदिग्ध हो जाता है। इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है कि सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत की भी सीबीआई ही करेगी जांच। दिशा सालियान की मौत 8 जून को हुई थी। दावा यह किया गया कि दिशा की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफी परेशान थे। अब सीबीआई सुशांत और दिशा सालियान की मौत के बीच के संबंधों को, उस कड़ी को खंगालने की कोशिश करेगी, क्योंकि 8 जून वो तारीख जब दिशा सालियान की मौत हुई थी और जानकारी है कि जब सुशांत के साथ रिया का झगड़ा हुआ
था तो उस दिन झगड़े का केंद्र बिंदु भी दिशा सालियान थी। और इस सब के बीच यह भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कनेक्शन दिशा सालियान की मौत से जुड़ता है। और अब यह बड़ी खबर मिल रही है कि सीबीआई दिशा सालियान की मौत की भी जांच करेगी। हम सीधे दिल्ली रुक कर लेते हैं। नीतीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, और क्या अपडेट और क्या डिटेल पता चल पा रही है, क्या पता चल पा रहा है कि आखिर कब तक दिशा सालियान की मौत का इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई शुरू कर सकती है? देखिए, अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इनको जो सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है सुशांत सिंह मौत के मामले को, उनको ऐसा लगता है कि अब तक जो 10 दिन की जांच हुई है उसमें कुछ ऐसा खास नहीं मिला है सीबीआई को जो कि पूरी कड़ियों को एक साथ जोड़ के पूरी कहानी को रिक्रिएट कर दे। तो ऐसा उनको लगता है कि अगर दिशा सालियान की जो मौत हुई है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ ऐसी कड़ियाँ मिले जो सुशांत सिंह की मौत का राज जो है उसको खोल सकती है। इस वजह से सीबीआई ने ये डिसाइड किया है कि उसकी मौत को इन्वेस्टिगेट करेंगे। कब इसमें एफआईआर होगी, कब इनसे जांच शुरू की जाएगी इस मामले की, इस बारे में अभी सीबीआई की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। लेकिन ये फैसला हुआ है कि दिशा सालियान की मौत की जांच भी वो करेंगे ताकि जो मिसिंग कड़ियां हैं उसको जोड़ी जा सके। इसमें एक सेपरेट एफआईआर होगी क्योंकि वो डिफरेंट मामला है। और जाहिर तौर से पिछले 10 दिनों की जांच में सीबीआई को कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके बाद सीबीआई को लगा है कि इस मामले की जांच भी जरूरी है ताकि कड़ियों को जोड़ा जा सके। और बिल्कुल, और ये जो कड़ी है सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की, वो दिशा सालियान की मौत से जुड़ती है। और यही वजह है कि सीबीआई अब इस पूरे मामले को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि दिशा सालियान की मौत आखिर किन परिस्थितियों में हुई थी और क्या उसका कनेक्शन सुशांत की मौत से है। लेकिन कब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी इस बारे में अभी ये तय नहीं हो पाया है। लेकिन इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुंबई की जो पुलिस है वो रिया के घर पहुंची है। मुंबई पुलिस पहुंची है रिया के घर, और इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर पुलिस की टीम रिया के घर क्यों पहुंची है। रिया चक्रवर्ती, सुशांत केस में मुख्य आरोपी, जिनके घर पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस की टीम आखिर क्यों पहुंची है इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। रिया के घर के बाहर हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, वहां पर मुंबई पुलिस क्या करने पहुंची है रिया के घर? देखिए, करीब 15 मिनट पहले मुंबई पुलिस की 2 टीम रिया के घर पर पहुंची और वहां पर उनके परिवार वालों से बात की, साथ ही सोसाइटी के भीतर चारों तरफ का मुआयना किया, जिसके बाद अभी पुलिस की टीम निकली है। लेकिन ये सोसाइटी है जहां पर सभी को चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है और यहां पर मुंबई पुलिस की 2 टीम पहुंची है, यानी करीब 4 से 5 ऑफिसर पहुंचे हैं, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी भी यहां पहुंची थी। यानी साफ है कि इस पूरे मामले में अभी जैसे जैसे रिया और सौबिक के पूछताछ के सिलसिला आगे बढ़ रहा है और खास करके ईडी बुला सकती है, एनसीबी का रोल इसमें एक्टिव हो जा रहा है। साथ ही सीबीआई जिस तरीके से मामला से इसको ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। मुंबई पुलिस की टीम मेन गेट पर पहुंची है। ये मैं अंदर की तस्वीर अगर आपको दिखा रहा हूं तो अंदर ये परिसर है जहां पर चारों तरफ का मुआयना मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने किया है और उसके बाद यहां से निकली है। साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं ताकि अगर यहाँ से मूवमेंट निकलना हो या यहाँ से मूवमेंट हो किसी भी तरीके की, तो उस मूवमेंट को कैसे सुपरवाइज किया जा सके, कैसे उसको लीड लिया जा सके और कैसे सिक्योरिटी दी जा सके। क्योंकि रिया और रिया के भाई दोनों 2 बार पुलिस स्टेशन जा चुके हैं, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में, और दोनों बार शिकायत की है कि मीडिया उनके साथ उन्हें फॉलो करती है और अनावश्यक परेशान करती है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी दी है। और अब मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पहुंच चुकी है और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभिषेक रही हमारे साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। सुशांत केस में कंगना रनौत ने बड़ा आरोप लगाया है। बड़ा आरोप कंगना रनौत की तरफ से। कंगना का शिवसेना नेता संजय राउत पर बड़ा आरोप है और कंगना रनौत ने बड़ा आरोप लगाते हुए संजय राउत पर क्या कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत पर मुंबई ना लौटने का, तो कंगना रनौत ने संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कंगना रनौत जिनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया, शिवसेना नेता है संजय राउत, जिन पर कंगना रनौत ने बड़ा आरोप लगाया। कंगना का शिवसेना नेता संजय राउत पर बड़ा आरोप ये कि उन्होंने कंगना रनौत को धमकी दी है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अभिषेक, ये बहुत बड़ी खबर कंगना रनौत जो इस पूरे मामले पर खुलकर सामने आई है, वो अब ये आरोप लगा रही है कि शिवसेना नेता संजय राउत उन्हें धमकी दे रहे हैं।
बिल्कुल, कंगना ने जिस तरीके से धमकी दी है उससे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। संजय राउत ने पलटवार किया है कंगना रनौत के इस आरोप पर। संजय राउत ने पलटवार किया है और संजय राउत ने अभी तुरंत न्यूज 18 से बात करते हुए बताया है कि किसको कितना महत्व देना है ये हमको ध्यान में रखना है। और ऐसे में कंगना रनौत को किसी भी तरीके की कोई धमकी नहीं दी गई है और ना ही संजय राउत ने यह भी बताया है कि और ना ही किसी भी तरीके का कंगना रनौत को महत्व देना है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने महत्व को बनाए रखने के लिए अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं, फिर सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर दूसरे तरीके से। ऐसे में उन्होंने किसी भी तरीके का आरोप कंगना रनौत को नहीं दिया, लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरीके से कहा है वो चौंकाने वाला मामला है कि संजय राउत जी अच्छा, का कोई संबंध अभिषेक नहीं है। कंगना किस तरीके का आरोप लगा रही हैं? वो ये कह रही हैं कि मुंबई ना लौटने की। ये किस तरीके से धमकी दी गई है? फोन पर धमकी दी गई है, कोई मैसेज भेजकर धमकी दी गई है कंगना रनौत को? देखिए, उन्होंने सूत्र बता रहे हैं कि संजय राउत ने कहीं पे कुछ लोगों के बीच ये बात कही है कि अगर जिनको डर लगता है या जिनको बॉलीवुड में यहाँ पर काम नहीं करना है या फिर जिस तरीके से आरोप बिना सबूतों के लगाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। मुंबई को बदनाम करने की साजिश है और साथ ही साथ मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश है और इसमें कई बॉलीवुड के लोग शामिल हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस को और मुंबई की छवि बदनाम की जाए, महाविकास आघाड़ी की सरकार की छवि बदनाम की जाए। और यही वजह है कि संजय राउत ने कहा है कि अगर जिनको मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, जिन पर यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं है, वो फिलहाल मुंबई में ना आए या मुंबई में अपनी खुद की सिक्योरिटी बनाए। लेकिन हालांकि संजय राउत पलट गए हैं। कंगना रनौत के इस बयान के बाद संजय राउत पलट गए। संजय राउत ने कहा है कि उन्होंने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया है और ना ही उनको कंगना रनौत या किसी दूसरे लोग को वो महत्व देते हैं इस तरीके के बयानबाजी को और हवा मिले, इसलिए उन्होंने अपने बयान को खारिज कर दिया है। संजय राउत लगातार इस पूरे मामले को खारिज कर रहे हैं और एक बार फिर से अभिषेक, मुंबई पुलिस का बचाव ये क्या दिखाता है? क्योंकि ये वही मुंबई पुलिस है जो सुशांत मामले में सवालों के घेरे में है और अब कंगना रनौत ने जिस तरीके का आरोप लगाया उस पर संजय राउत के पलटवार को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार, खासकर संजय राउत शिवसेना के नेता हैं, उसके साथ साथ तमाम सारी पार्टी जो सहयोगी पार्टियां हैं, मुंबई पुलिस की छवि जिस तरीके से खराब हुई, इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई को इंटर करना पड़ा, बिहार पुलिस को इंटर करना पड़ा, तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की अगर छवि खराब होगी तो उसका सीधा असर महाविकास आघाड़ी सरकार पर पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि अलग अलग तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर और मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के कुछ पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने आज पिटीशन जो दायर की है हाई कोर्ट में मुंबई पुलिस की छवि खराब करने को लेकर के जो पिटीशन डाली है उसका सपोर्ट किया है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने। ये बड़ी खबर है। अनिल देशमुख ने कहा है कि जो लोगों ने ये इस तरीके की पिटीशन डाली है वो सही डाली है और मुंबई पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार उस पिटीशन में जो पूर्व आईपीएस अधिकारी शामिल है उनको सपोर्ट करती है और उनको न्यायोचित मानती है, यानी सही मानती है। ये बड़ी खबर है। 3 बड़ी खबरें, यानी संजय राउत का नकार। बिल्कुल अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ। तो एक बार फिर से बता दें, कंगना रनौत ने क्या आरोप लगाया है शिवसेना नेता संजय राउत पर? कंगना रनौत का यह बड़ा आरोप, कहा कि मुझे धमकी दी और कहा कि मुंबई मत लौटना। कंगना रनौत ने कहा कि मुंबई में अब ऐसा लग रहा है कि पीओके हो गया है और वहां पर ना लौटने की धमकी संजय राउत दे रहे हैं। हालांकि संजय राउत की तरफ से इस बात पर यह सफाई दी गई। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत को हम क्यों इंपॉर्टेंस देंगे, हमने इस तरह की कोई धमकी नहीं दी है। लेकिन कंगना रनौत ने ट्वीट कर यह बड़ा आरोप संजय राउत पर लगाया। उन्होंने कहा है कि कहीं संजय राउत ने बयान दिया था और यह सीधी धमकी कंगना रनौत को दी थी और यह कहा था कि वो मुंबई ना लौटे। आइए आपको दिखाते हैं कि कंगना रनौत ने ट्वीट कर किस तरीके से शिवसेना नेता संजय राउत पर लगाया आरोप। कंगना रनौत ने क्या ट्वीट किया? उन्होंने दरअसल ट्वीट किया है और कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई वापस नहीं आने के लिए कहा है। मुंबई की गलियों में अब खुली धमकी दी जा रही है। मुंबई पीओके जैसी क्यों लग रही है? ये ट्वीट कंगना रनौत की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि संजय राउत नहीं चाहते कि वो मुंबई लौटे और इसलिए उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि मुंबई नहीं लौटना। आपको बता दें, कंगना रनौत वो पहली एक्ट्रेस हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में खुलकर सामने आई थी। ना सिर्फ उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत
कि जो मौत है वो संदिग्ध मामला है और वो खुदकुशी नहीं है, बल्कि उन्होंने ड्रग कनेक्शन को लेकर भी खुलकर कहा था कि अगर एनसीबी चाहे तो मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। सुशांत केस में इस वक्त हम आपको वो बयान दिखाने जा रहे हैं जो सबसे अहम साबित हो सकते हैं। ये वो बयान है जो मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड से सीबीआई के रिकॉर्ड में पहुंच चुके हैं। ये बयान है सुशांत की बहनों के। बहनों में भी सबसे खास बयान सुशांत की उस चश्मदीद बहन का है जो सुशांत की मौत वाले दिन यानी कि 14 जून को परिवार के लोगों में सबसे पहले सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी। ये थी मीतू सिंह। मीतू सिंह ने अपने बयान में जो घटनाक्रम दर्ज कराया है उसी के आधार पर सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब कर रही है। सुशांत केस में न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव अहम बयान। सुशांत केस में परिवार के बयान। सुशांत की बहनों की गवाही एक्सक्लूसिव। मुंबई में मौजूद न्यूज 18 की टीम को सुशांत केस में सबसे अहम बयानों की एक्सक्लूसिव कॉपी मिली है। यही वो बयान है जो सुशांत केस की दिशा तय करने वाले हैं और इन्हीं बयानों के आधार पर सीबीआई अपनी जांच का दायरा बढ़ाने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई तमाम अहम किरदारों से पूछताछ कर चुकी है। बुधवार को सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से लगभग 9 घंटे पूछताछ की। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी सीबीआई ने 9.5 घंटे की पूछताछ की। इस मामले में सारे अहम गवाहों के बयान मुंबई पुलिस से सीबीआई को मिल चुके हैं। ये अहम बयान है सुशांत सिंह राजपूत की तीनों बहनों और उनके पिता के। सुशांत की बहनों के इन बयानों की कॉपी न्यूज 18 के पास है। ये वही बयान है जो सुशांत की बहनों ने मुंबई पुलिस के सामने दर्ज कराए थे और अब ये बयान सीबीआई के पास पहुंच चुके हैं। अब देखिए सुशांत की बहनों ने मुंबई पुलिस के सामने क्या बयान दर्ज कराए थे। सुशांत की बहन नीतू सिंह ने बयान दर्ज कराया कि अक्टूबर 2019 में सुशांत ने परिवार को बताया था कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो उनके पति और बाकी बहनें उनसे मिलने मुंबई आए। वो फ्लैट नंबर 601 जॉगर्स पार्क बांद्रा वेस्ट में मिले। इसके बाद उन्होंने बताया कि नवंबर 2019 में सुशांत सिंह ने हिंदुजा के डॉक्टर करसी चावड़ा से इलाज कराया। उन्होंने आगे बताया कि मार्च 2020 में जब से लॉकडाउन लगा, सुशांत घर पर ही थे और घर पर रहकर पढ़ाई, योगासन और ध्यान कर रहे थे। मुंबई, दिल्ली और चंडीगढ़ में रहने वाली सुशांत की तीनों बहनें सुशांत से मिलने के लिए अक्टूबर 2019 में मुंबई आई थी। इन्हीं के बयान मुंबई पुलिस ने सुशांत केस इंक्वायरी में दर्ज किए थे। जब से सीबीआई को इनके बयानों की कॉपी मिली है, इन्हीं बयानों के आधार पर सीबीआई अलग अलग लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही है। इस केस में सुशांत की बहनों के बयान सबसे अहम हैं। इन तीनों बहनों के बयानों से कई राज खुल गए हैं। अक्टूबर 2019 में तीनों बहनें एक साथ सुशांत से मिली थी। इन तीनों के बयानों से अक्टूबर 2019 से लेकर जून 2020 तक सुशांत के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं। सुशांत की दूसरी बहन प्रियंका, जो दिल्ली में रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उन्होंने इस बात से मिलता जुलता बयान दर्ज कराया है। प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को बताया कि 2013 में सुशांत ने बताया था कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अंधेरी में मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह ली। इसके बाद करियर बहुत अच्छा हो गया। कम समय में ही सुशांत को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने 4 जून का घटनाक्रम भी दर्ज कराते हुए कहा कि सुशांत को उन्होंने कॉल करके पूछा कि 4-5 दिन से बातें क्यों नहीं की। इसके जवाब में सुशांत ने कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद प्रियंका ने बताया कि परिवार के मशवरे के बाद 8 जून से उनकी बहन मीतू सिंह सुशांत के साथ रहने उनके फ्लैट पर गई, लेकिन किसी काम के चलते 12 जून को मीतू को अपने फ्लैट पर गोरेगांव लौटना पड़ा। ये वो अहम गवाही है जो बताती है कि सुशांत गहरे अवसाद के शिकार नहीं थे। हाँ, करियर में उतार चढ़ाव को लेकर कुछ चिंता उन्हें रहती थी। अब सवाल यह है कि 12 जून तक जब वो ठीक था तो 14 जून को सुशांत पंखे से लटके कैसे मिले।
14 जून को सुशांत के स्टाफ के बाद परिवार से पहली शख्स उनकी बहन मीतू ही थी जो उनके फ्लैट पर पहुंची थी। सुशांत केस में सबसे अहम बयान मीतू सिंह का है। मीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को 14 जून तक की पूरी कहानी बताई। न्यूज़ 18 इंडिया के पास मीतू सिंह के बयान की कॉपी है। सुशांत के स्टाफ के मुताबिक जब उन्हें पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है तो उन्होंने उनके परिवार में सबसे पहले उनकी बहन मीतू सिंह को फोन किया। अब न्यूज़ 18 आपको बताने जा रहा है कि उस दिन मीतू सिंह ने क्या देखा। मीतू सिंह के मुताबिक 8 जून 2020 को उन्हें सुशांत का फोन आया और उन्होंने बोला कि मिलने आ जाओ। मीतू शाम 5:30 बजे सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी। मीतू के मुताबिक मिलने पर लगा कि सुशांत एकदम शांत है। सुशांत ने बातचीत में मीतू से कहा कि लॉकडाउन के बाद दक्षिण भारत घूमने चलेंगे। मीतू ने कहा कि उन्होंने कई दिन तक सुशांत की पसंद का खाना बनाया। फिर मीतू ने बताया कि गोरेगांव वाले घर में उनकी बेटी अकेली थी, इसलिए 12 जून 2020 को वो शाम 4:30 बजे गोरेगांव के लिए निकल गई। घर पहुंचकर उन्होंने सुशांत को मैसेज किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 14 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे मीतू ने सुशांत को कॉल किया लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने साथ रह रहे सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया। सिद्धार्थ ने मीतू को बताया कि सुशांत को जूस दे दिया है, वो सो रहे हैं। सिद्धार्थ ने खटखटाकर बताया कि दरवाजा अंदर से बंद है। इसके बाद मीतू ने कहा कि सुशांत कभी अंदर से दरवाजा बंद नहीं करते। सिद्धार्थ ने कई बार दरवाजा खटखटाया। मीतू को बताया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, वो चाबी वाले को बुला रहा है। मीतू ने कहा कि वो इसके बाद गोरेगांव से बांद्रा के लिए निकल गई। इस बीच टैक्सी में सिद्धार्थ का फोन आया। सिद्धार्थ ने कहा कि सुशांत पंखे से लटक गए हैं। जब मीतू सुशांत के घर पहुंची तो उनका शरीर बेड पर पड़ा था। ये तीनों बहनों का बयान है जो अब सीबीआई के रिकॉर्ड में पहुंच चुके हैं। सीबीआई अब इन बयानों के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में तीनों बहनों के अब तक के बयान न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा चुका है, लेकिन इस केस में सबसे अहम गवाह है सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जिसने चाबी वाले को बुलाकर सबसे पहले उस दरवाजे को खोला था, उस रूम को खोला था जहां से सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था। देखिए ये और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिद्धार्थ पिठानी का बयान एक्सक्लूसिव। सुशांत केस में सबसे अहम गवाही। चौदह जून के बारे में पिठानी ने सीबीआई को क्या बताया? न्यूज़ 18 इंडिया सुशांत की मौत की मिस्ट्री से जुड़ी ऐसी हकीकत सामने लाने वाला है जिसका इंतजार सारा देश कर रहा है। सभी जानना चाहते हैं कि 14 जून की सुबह सुशांत के फ्लैट में क्या हुआ था, कमरे में वो कैसे और किस हालत में पाए गए थे। इसी सवाल का जवाब सीबीआई तलाश रही है। सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने बुधवार को 9 घंटे की पूछताछ की। सीबीआई ने सिद्धार्थ से 14 जून का पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश की। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स हैं जिसने चाबी वाले को बुलाया था, जिसके बाद सुशांत के कमरे का ताला तुड़वाकर चाबी वाले को बिना कमरा खोले ही वापस भेज दिया गया। सिद्धार्थ पिठानी ने ही सुशांत की डेड बॉडी को फंदे से उतारा था। 13 दिन की जांच में सीबीआई की लिस्ट में सबसे बड़ा संदिग्ध सिद्धार्थ पिठानी ही है। अब न्यूज़ 18 इंडिया आपको वो बयान दिखाने जा रहा है जो सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने दर्ज कराए हैं। सिद्धार्थ के मुताबिक 14 जून की कहानी ये है। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के ड्यूप्लेक्स फ्लैट के ऊपर वाले हिस्से यानी कि 701 में रहते थे। उनका कमरा सुशांत से ठीक बगल वाला था। सिद्धार्थ अपने कमरे में सो रहे थे। उनके दरवाजे पर 2 लोगों ने दस्तक दी। दस्तक देने वाले थे केशव और नीरज। केशव और नीरज ने कहा कि सुशांत का दरवाजा बहुत देर से बंद था। दोनों ने बताया कि सुशांत ने सुबह 8 बजे पानी मांगा था। बाद में सुशांत ने 9 बजे जूस और नारियल पानी लिया। उसके बाद से 9:30 बजे से दरवाजा लगातार बंद है।
ये बात सुनकर सिद्धार्थ पिठानी का भी दिमाग ठनका। ये बात सुशांत से जुड़े सभी लोग जानते हैं कि सुशांत अपने कमरे का दरवाजा कभी बंद नहीं करते थे। वो अगर अंदर सोए हुए तो वो लॉक कभी नहीं करते थे, जो खुला ही रहता था, क्योंकि अगर वो लॉक कर दिया तो शूट का टाइम रहता है, कॉल टाइम रहता है, कॉल टाइम के हिसाब से उनको उठना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है शूट पे, तो वो कभी लॉक नहीं करता था। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक सुशांत के कमरे का दरवाजा तभी बंद होता था जब रिया सुशांत के कमरे में होती थी, लेकिन रिया तो 4 जून से उस फ्लैट में नहीं थी। तब नीरज, केशव और सिद्धार्थ तेजी से सुशांत के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सिद्धार्थ कुछ देर तक दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर सिद्धार्थ ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को फोन किया और उससे दूसरी चाबी लेकर आने को कहा। मिरांडा ने कहा कि उसके पास फ्लैट की कोई दूसरी चाबी नहीं है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि उसे किसी तरह सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलवाना था ताकि अंदर का हाल देखा जा सके। अब यही कहानी में रहस्यमय मोड़ आ गया। सिद्धार्थ ने चाबी बनाने वाले का पता करना शुरू किया। सिद्धार्थ के मुताबिक उसने इंटरनेट पर सर्च किया और बांद्रा इलाके में जो चाबी वाला उसे मिला उसे उसने तुरंत फोन कर दिया। वो मुझे नहीं पता है सर, मैं कैसे बताऊं कि किसका कॉल आया था। यही वो चाबी वाला रफीक है जिसने सुशांत के कमरे के दरवाजे का लॉक तोड़ा था। न्यूज़ 18 की टीम ने इससे बात की तो ये इतना डरा हुआ था कि उसने साफ साफ बोलने से इनकार कर दिया। वो मुझे नहीं पता है सर, मैं कैसे बताऊं कि किसका कॉल आया था। आप कॉल पे गए थे? सीबीआई अगर इंक्वायरी कर रही है तो सीबीआई को पूरा हक है उसका इंक्वायरी करना चाहिए, लेकिन जो भी लॉक खुला रहेगा उधर पे जो भी की मेकर गया रहेगा। आप गए थे? हाँ? ये बात से इनकार कर रहे हैं आप। ये चीज़ ठीक है, आप ना बताएं कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन ये चीज़ तो बता सकते हैं ना आप कि जो है पुलिस ने बयान तो दर्ज किया ना आपका। किसका? आपका। ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ ऑफ रिकॉर्ड नहीं जा रही है। अगर आप डिनायल जाएंगे तो वो सीबीआई में उल्टा जाएगा आपके खिलाफ। जो भी है सीबीआई जो भी काम करेगी उनको करने दो, अपना काम करेगी। वो मुंबई पुलिस भी बहुत अच्छा काम करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है, इंक्वायरी कर रही है। सीबीआई भी अच्छा काम करेगी, उसके ऊपर भी पूरा भरोसा है। लेकिन जो भी केस हुआ है, जो भी है मतलब वो आपने देखा था क्या ऊपर जाते? मुझे नहीं पता है सर, मैं इसके बारे में कैसा बताऊँगा। आप किसको भी पूछ लोगे तो कैसा बताएगा सर वो? किसको भी पूछ लोगे की बात नहीं है, मैं ऑफिशियली जो ऑन रिकॉर्ड आया उसके बिना पे पूछ रहा हूँ। नहीं, उधर जाने के बाद ही आप उधर जाके चेक करिए कि उधर कौन आया था। आप आए थे कि नहीं? नहीं। अच्छा, आप नहीं गए थे। बयान पे किस बिना पे हुआ है? तो बयान आप पुलिस में जाके पूछिए ना, अपने उन्होंने किसका बयान लिया है। आपका भाई गया था? मतलब उधर जाके आप पूछेंगे। आपका भाई गया था? नहीं, उधर जाके आप पूछिए, उसका नाम, नंबर, एड्रेस पूरा दे लीजिए, या तो अपार्टमेंट में भी नंबर नाम लिखा रहेगा वो ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि 14 जून की सुबह सिद्धार्थ पिठानी और चाबी वाले में क्या क्या बात हुई। ये सारी कहानी सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक है। सिद्धार्थ पिठानी ने फोन पर बात करके चाबी वाले से तुरंत फ्लैट पर आने के लिए कहा। चाबी वाले ने कहा कैंसिल तो नहीं करोगे? सिद्धार्थ ने जवाब दिया नहीं। फिर चाबी वाले ने कहा कि दूसरी चाबी बनाने के 2000 रुपए लगेंगे। सिद्धार्थ पिठानी तुरंत राजी हो गए। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया कि चाबी वाले ने सुशांत के फ्लैट पर पहुंचकर लॉक को दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खोल पाया। फिर चाबी वाले ने कहा कि लॉक को तोड़ना पड़ेगा। सिद्धार्थ की मंजूरी के बाद चाबी वाले ने सुशांत के कमरे के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। फिर इसी के बाद से ही सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के शक के दायरे में है। बताया जाता है कि लॉक टूटने के बाद जैसे ही चाबी वाले ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट का दरवाजा खोलना चाहा, उसे रोक दिया गया और सिद्धार्थ ने उसे अपना सामान समेटकर वापस जाने के लिए कहा। कहे के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने उसे 2000 रुपए भी दिए। बताया जाता है कि चाबी वाले के जाने के बाद फ्लैट नंबर 601 में कमरे में बंद सुशांत के अलावा 4 लोग रह रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत। फिर सुशांत के कमरे के टूटे लॉक वाले दरवाजे को ढकेलकर सिद्धार्थ अंदर पहुंचे। सिद्धार्थ के मुताबिक कमरे के अंदर सुशांत का शरीर पंखे से लटक रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ समेत सभी की हालत खराब हो गई। सिद्धार्थ ने तुरंत मुंबई में रहने वाली सुशांत की बहन मीतू को फोन किया। फिर सिद्धार्थ ने 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई।
बताया जाता है कि 108 नंबर पर बैठा सरकारी कर्मचारी लगातार मरने वाले का नाम पूछ रहा था, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी नाम बताने से बचना चाह रहे थे। बहुत जोर पड़ने पर उन्होंने कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर से बोल रहे हैं। ये सुनकर फोन के दूसरी तरफ बैठा सरकारी कर्मचारी भी उछल गया। इसी बीच सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत की बड़ी बहन का फोन आया। फोन पर बात करने के बाद सिद्धार्थ ने कहा कि शरीर को नीचे से उतारना पड़ेगा। नीरज, केशव और दीपेश से पूछा कि ये करने के लिए किसने कहा, तो सिद्धार्थ ने सुशांत के सबसे बड़े जीजा का नाम लिया। सिद्धार्थ ने बताया कि उसने चाकू से उस कपड़े को काट दिया जिस पर सुशांत का शरीर लटका था। फिर सुशांत के शरीर को बेड पर लिटा दिया गया। तभी फ्लैट में सुशांत की बहन मीतू पहुंचती है। सुशांत के शव को देखते ही मीतू ने कहा, ये तुमने क्या कर लिया बाबू। सिद्धार्थ के मुताबिक मीतू के कहने पर उसने सुशांत के सीने पर पंच भी किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सुशांत के गले में पड़े कुर्ते को नीरज ने निकाला। तभी सुशांत के फ्लैट में मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें आने के लिए सिद्धार्थ पिठानी ने फोन किया था। यह है सुशांत के फ्लैट की 14 जून की कहानी। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी की जुबानी। अभी सीबीआई की जांच के बाद ये साफ होना बाकी है कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ। और इस बीच सुशांत केस में एक बड़ी खबर मिल रही है मुंबई की किला कोर्ट से। मुंबई की किला कोर्ट ने ड्रग्स डीलर जैद को 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। जैद और रिया के भाई शोविक के बीच ड्रग्स की लेन देन के सबूत मिलने के बाद एनसीबी जैद को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। जैद की रिमांड के पेपर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 के पास है। इस रिमांड पेपर में जैद के पास से 9 लाख रुपए बरामद होने की बात कही गई है। रिमांड पेपर में यह भी कहा गया है कि कई दिनों से जैद ड्रग्स के धंधे में है। तो ये बड़ी जानकारी रिमांड पेपर से निकलकर सामने आई है जो न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव है। सीधे रुख मुंबई ईडी दफ्तर के बाहर से, और जो कि एनसीबी के जो तमाम अपडेट हैं एनसीबी से जुड़े वो भी हमें दे रहे हैं आनंद तिवारी हमारे सहयोगी। आनंद, एक्सक्लूसिव वो रिमांड पेपर जो ये बताते हैं कि कई दिनों से जैद जो है वो ड्रग्स के धंधे में था, और ये भी जानकारी कि 9 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। जी देखिए गायत्री, ये रिमांड पेपर है जो हमारी टीवी स्क्रीन पे दर्शक देख भी रहे हैं। इसमें बाकायदा बॉलीवुड का नाम लिखा हुआ है कि बॉलीवुड में ड्रग्स नेक्सस कैसे काम करता है, कैसे खरीद फरोख्त बॉलीवुड के लोग करते हैं, सेलिब्रिटीज करते हैं, इसकी तह तक जाना है। इस रिमांड पेपर में 3 पेज का जो रिमांड पेपर है इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जैद ने कई ऐसे नामों का जिक्र किया है जिन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कई बड़े खिलाड़ी जो हैं इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट के, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए जैद की रिमांड जरूरी है। इसलिए 7 दिन की जैद की रिमांड मिली है। जैद ने कई नामों का खुलासा किया है, उसमें कुछ लोगों के एड्रेस और जो तस्वीरें हैं वो भी एनसीबी को शेयर की गई हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अज्ञात हैं उनकी तलाश भी जैद के जरिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को करना है। और जो कयान जो इब्राहिम है, एक नया किरदार जो है वो भी इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में है, जिसे एक पॉश इलाके से मुंबई से डिटेन किया गया है, और उसके सीधे लिंक शोभिक और जैद से बताए जा रहे हैं। तो अब 3 अहम किरदार हैं जिनके जरिए ये जो एनसीबी है वो इस पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी, और किस तरह से ड्रग्स सिंडिकेट मुंबई में, महाराष्ट्र में और खासतौर पे बॉलीवुड में काम करता है उसकी जड़ तक जाना है। इसलिए एनसीबी ने ये रिमांड जो है वो मांगी है, और 7 दिन की रिमांड जैद की मिल चुकी है। अभी फिलहाल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो ऑफिस है एक्सचेंज बिल्डिंग, वहां पर जैद से पूछताछ की जा रही है। और बासित के बारे में आनंद क्या पता चल पा रहा है, क्योंकि बासित को भी कोर्ट में पेश किया गया? जी देखिए, बिल्कुल वासित को कोर्ट में पेश किया गया है। अभी उसमें सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद ये जजमेंट आएगा कि उसको कितने दिन की कस्टडी मिलती, क्योंकि एनसीबी ने 10 दिन की कस्टडी मांगी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले तो कई जगह मौके पे ले जाके जो क्राइम स्पॉट है जहाँ पे ड्रग्स डीलिंग हुई है उन पॉइंट पे जाके उस चीज़ को वेरीफाई कराया जाए, इसलिए इनकी रिमांड मांगी गई है। और जो भी मुंबई की लोकेशन है जहाँ पे इन्होंने ड्रग्स सप्लाई किए हैं वहाँ पे जाके उस चीज़ को वेरीफाई किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर 10 दिन की रिमांड मांगी है। और खास तौर पे जो एक इब्राहिम नाम का जो मैंने आपको शख्स बताया है, उसने भी कई अहम जानकारियां दी है। बांद्रा का वो बताया जा रहा है, एक छात्र है, और वो भी सीधे तौर पर शोभिक और जैद से इस ड्रग्स सिंडिकेट में जुड़ा हुआ है।
यानी शौविक और जैद दोनों से ड्रग सिंडिकेट में जुड़ा हुआ है। जो एक और गिरफ्तारी आज हुई है, कैजान इब्राहिम नाम के शख्स की छात्र बताया जाता है। ये मसला और गंभीर कि क्या और भी छात्र इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सक्लूसिव रिमांड पेपर न्यूज 18 के हाथ लगा है वो ये बताता है कि काफी वक्त से जो जैद था, जिसको 9 सितंबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया एनसीबी की, वो काफी वक्त से ड्रग के धंधे में था और साथ ही अब उससे पूछताछ में और राज एनसीबी उगलवाएगी। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रिया के ड्रग कनेक्शन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि शौविक को ड्रग सप्लाई करने के आरोप में एक और ड्रग डीलर की गिरफ्तारी हुई है, कैजान। जी हां, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि आज जो गिरफ्तारी हुई है वो हुई है कैजान इब्राहिम नाम के शख्स की। इस ड्रग्स डीलर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया और जानकारी के शौविक के साथ कैजान ने मुंबई के एक पार्क में ड्रग्स की डील की थी। अब तक एनसीबी ने कुल 5 ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक जैद, जिसको आज 9 सितंबर तक के लिए रिमांड पर किला कोर्ट की तरफ से भेजा गया है। इसके अलावा बासित को भी आज कोर्ट में पेश किया गया। तो वहीं कैजान इब्राहिम की हुई है गिरफ्तारी और इस पूरे मामले में अब उससे भी पूछताछ का सिलसिला एनसीबी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन आपको यह बता दें कि कैजान इब्राहिम कौन है, ये छात्र बताया जाता है और जानकारी यह मिल रही है कि इसने मुंबई के एक पार्क में शौविक के साथ मिलकर ड्रग्स की डीलिंग की थी और इस मामले में अब इसको गिरफ्तार किया गया। अब इससे भी लगातार पूछताछ होगी और उसके बाद इसको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी की यही कोशिश है कि जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा रिमांड हो, ताकि उनसे ज्यादा पूछताछ हो सके, तमाम राज उनसे उगलवाए जा सकें, क्योंकि ये तो सिर्फ छोटी मछलियां हैं। आगे और कौन कौन लोग इससे जुड़े हो सकते हैं, ये ड्रग का रैकेट बहुत बड़ा हो सकता है, इस बात के संकेत साफ तौर पर। और इस बीच आपको बता दें, अब तक मिले सुराग ये बताते हैं कि मिरांडा ने भी बासित से ड्रग्स खरीदे थे। सूत्रों की तरफ से यह भी दावा किया गया कि सीबीआई ड्रग्स मामले में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर रही है और ड्रग्स मामले में कसते शिकंजे के बीच नारकोटिक्स ब्यूरो अब शौविक और सैमुअल को समन भेजने की तैयारी में है। सुशांत केस में न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर। गिरफ्तार आरोपियों से एनसीबी को मिले बेहद अहम सुराग। शौविक और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ मिले पुख्ता सबूत। शौविक और सैमुअल मिरांडा को किसी भी वक्त जारी हो सकता है सम्मन। एनसीबी ने केस डायरी की तैयारी शुरू की। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ जांच एजेंसियों के हाथ पुख्ता सबूत लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि ड्रग्स रैकेट मामले में शौविक के अलावा सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं और ये सब सबूत मिल रहे हैं 3 संदिग्ध ड्रग्स कारोबारियों की गिरफ्तारी से। एनसीबी की टीम ने अब तक मुंबई और गोवा से 3 संदिग्ध ड्रग्स डीलरों को गिरफ्तार किया है। बासित परिहार और जैद बिलात्रे को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार किए गए जैद बिलात्रे पर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स बेचने का आरोप है। जल्द ही शौविक और सैमुअल पर भी एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। बिल्कुल होगा, एनसीबी काम कर रही है, कुछ ड्रग पेडलर्स को पकड़ ही चुकी है और भी जो ड्रग पेडलर्स वहां पर काम कर रहे हैं वो सब पकड़ाएंगे। ड्रग का धंधा को तो बंद करना है। परिवर्तन निदेशालय से मिली सूचना के आधार पर एनसीबी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो सुशांत केस में ड्रग्स का जंजाल मिलता चला गया। इस मामले में कड़ियां जुड़ी तो शौविक और सैमुअल फंसते नजर आए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक सैमुअल को जैद का नंबर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने दिया था। मोबाइल लोकेशन के मुताबिक उस समय शौविक और सैमुअल एक ही जगह पर मौजूद थे। शौविक से नंबर मिलने के बाद सैमुअल ने जैद से संपर्क किया और सैमुअल ने जैद से 10,000 रुपए की 5 ग्राम ड्रग्स खरीदी। जांच एजेंसियों का दावा है कि पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही उन्होंने जैद, बासित और फयाज को गिरफ्तार किया है। अब ड्रग डीलरों के साथ शौविक के कनेक्शन सामने आने के बाद रिया और उसके परिवार की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के परिवार में 4 सदस्य हैं। माता पिता के अलावा भाई शौविक चक्रवर्ती। सीबीआई लगातार 3 दिनों से रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। सूत्रों का दावा है कि इस पूछताछ में ड्रग्स से जुड़े सवाल भी पूछे गए हैं। रिया के भाई शौविक पर तो हर दिन जांच एजेंसियों का शिकंजा ज्यादा से ज्यादा कसता जा रहा है। बच गई रिया चक्रवर्ती
तो रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से मिले सुरागों के आधार पर ही सुशांत केस में ड्रग्स एंगल से जांच शुरू हुई। रिया के व्हाट्सएप चैट के आधार पर लगातार 2 दिनों तक जांच एजेंसियों ने गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्या से पूछताछ की। इस पूछताछ में गौरव आर्या ने माना कि वो रिया को जानता है और एक होटल में उसकी और रिया की मुलाकात हो चुकी है। गौरव के अलावा जांच एजेंसी ऋषभ ठक्कर के नाम के एक और शख्स से भी पूछताछ कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती के साथ इन दोनों की ड्रग्स वाली चैट भी ईडी को मिल चुकी है। सूत्रों का दावा है कि इन कड़ियों को जोड़ने के बाद ही जांच एजेंसी रिया के अलावा जया साहा, श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा सहित कई लोगों से पूछताछ कर रही है। सुशांत केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी बीच पटना में सुशांत को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। पटना के कई इलाकों में बैनर और पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें जस्टिस फॉर सुशांत यानी कि सुशांत को न्याय देने की मांग की गई है, जबकि कुछ कविताओं का भी इसमें सहारा लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसको लेकर न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी मुहिम चलाए जा रहे हैं और पटना के भी कई इलाके में बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एग्जीबिशन रोड में यह बड़ा होर्डिंग लगाया गया है और ऊपर में लिखा हुआ है एक कविता, वो गुलशन है, दिल में प्यार का समा बांधे, वो दिलों का तरंग है, वो गुलशन है। दरअसल गुलशन सुशांत सिंह राजपूत के घर का नाम था और इसी नाम से परिवार के लोग बुलाते थे और इसी नाम से अब पटना के चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें यह अपील किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरे देश के लोग इकट्ठा हों और नीचे लिखा हुआ है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।